हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एडुटेरिया 7500 प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि 1 से लेकर 26 तक का प्रैक्टिस सेट मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा दिया है। अगर आप सब ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज का ये जो सेशन है बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है? तो फ्रेंड 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, तो उसके बाद है मिजोरम हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन मिजोरम कर देंगे। मिजोरम राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे न्यूनतम घनत्व वाला जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी कौन सा हो जाएगा? तो ये अंडमान निकोबार हो जाएगा। अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। ठीक है। और भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य बताना है इसमें? तो वेनेजुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, ये गलत है। वेनेजुएला प्रशांत महासागर की नहीं है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। साउथ अटलांटिक ओशियन की ठंडी जलधारा है। समताप मंडल में संवहनीय धारा पाई जाती है, ये भी गलत है। ये समताप मंडल में ना होकर क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है। सिमुम जो है अरब रेगिस्तान में नहीं बल्कि कहाँ बहती है? ये सहारा मरुस्थल में बहती है, सहारा मरुस्थल में। सिमुम सहारा मरुस्थल में बहने वाली ये शुष्क हवा है। ब्रिक फील्ड ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट, गोलकुंडा तट, कोरोमंडल तट और मालाबार तट। इसमें से किसमें कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के नाम को तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक होता है? तो गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र होता है कोंकण तट। ठीक है। गुजरात से गोवा तक का। गोलकुंडा गोलकुंडा कहाँ से कहाँ तक होता है? तो गोलकुंडा होता है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। कृष्णा से गोदावरी तक, कृष्णा से गोदावरी डेल्टा तक गोलकुंडा तट। और मालाबार तट कहाँ से होता है? मालाबार मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र, ये मालाबार तट होता है। और एक और है केंद्रा तट, ये गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र होता है, केंद्रा तट को बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। इसको महारत्न की कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। फ्रेंड, अभी 2024 तक कुल 13 महारत्न कंपनी है भारत में। 13 महारत्न कंपनी, और सबसे लास्ट 13वां कौन सा है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये 13वां महारत्न कंपनी। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा और जिसका प्रयोग मतों की संख्या के बराबर होने पर करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 100 का 1। अनुच्छेद 100 का 1 ये अध्यक्ष के निर्णायक मत से संबंधित है अनुच्छेद। और ये 99 में क्या होगा? अनुच्छेद 99 क्या होता है? तो ये होता है कि संसद का कोई भी, किसी भी सदन का प्रत्येक सदस्य जो है अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा। ये आर्टिकल 99 है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी पर, संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है चुनाव आयोग से नहीं है। किसका संबंध जो है चुनाव आयोग से नहीं है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करता है प्रेसिडेंट, और राज्य की चुनाव की अभियंता अधिसूचना कौन जारी करता है, ये राज्यपाल जारी करता है। ठीक है, विधानसभा की और विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो राज्यपाल जारी करता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी चुनाव चिन्ह का बंटवारा चुनाव आयोग का ही काम है। चुनाव की वैधता कराना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये चुनाव आयोग से संबंधित कार्य है। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, ये कथन है बी आर अम्बेडकर का है, ये कथन बी आर अम्बेडकर का। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। मेयर का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्षों का होता है। मेयर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, ये सही नहीं है। बाकी उपराष्ट्रपति पद संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सही है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, 1954 में लागू किया गया है। नेक्स्ट, मत्स्य एवं खनन क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मत्स्य एवं खनन क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये जारी किए जाते हैं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन घरेलू उत्पाद में शामिल है, कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतिम वस्तु की बिक्री, ये सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है, अंतिम वस्तु की बिक्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, कौन जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 4, मीन्स प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है, डाकघर बचत संगठनों को सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है। डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, M4 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था, तो ये गुप्तचर व्यवस्था थी फ्रेंड, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्तचर व्यवस्था। संस्था जो है एक स्थान पर रहकर अपना कार्य करती थी और संचार जो है दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाला ये तो विभाग था। ठीक है, नेक्स्ट है, कन्नड़ साहित्य में के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है, बताना है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है, तो ये राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कंबन शामिल नहीं है। कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न कौन कौन से है, पून है, रन है और पंप है, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राजा जयसिंह। राजा जयसिंह ने राजपूत शासक थे और इन्होंने 2 अश्वमेध कराया था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था। बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेंड, 5वीं-6ठी शताब्दी में, 5वीं-6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी। किस मुगल शासक
के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब, सी हो जाएगा औरंगजेब। ये औरंगजेब के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए शक्र सिंह, शक्र सिंह ने भाग लिया था। नेक्स्ट है मोडी लिपि, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया है? मोडी लिपि का प्रयोग सबसे पहले किसके लेखों में किया गया है? तो ये मराठों के लेखों में किया गया है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग असंततता किसके बीच पाई जाती है? गुटेनबर्ग असंततता किसके बीच पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निचले मेंटल और बाह्य कोर, निचले मेंटल और बाह्य कोर के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? लाल किला स्थित जो हीरा महल है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। लाल किला स्थित हीरा महल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है। तो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, तो ये गलत है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ था, ये भी गलत है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार हुआ था, एक बांकीपुर में और एक गया में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, नहीं ये भी गलत है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू थी। और सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, ये सही है फ्रेंड। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ये भारत का प्रथम मजदूर संगठन था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और 2, 1 और 2 सही हो जाएगा। देख लेंगे, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया, ये भी सही है। और भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राजद्रोह सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम, ये 1908 में ना होकर 1907 में आया था, 1907 में आया था ये अधिनियम। बाकी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में सही है, समाचार पत्र अधिनियम 1908 में, ये भी सही है, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अग्रलिखित में किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है? किसको अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योतिष, ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है। नेक्स्ट है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को किसका एक संयुक्त उपक्रम है? जो सुपरसोनिक है मिसाइल ब्रह्मोस है, ये किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो ये भारत तथा रूस का है। अभी अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस के द्वारा बेचा गया है, फिलीपींस के को बेचा गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट है थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है? थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट जो है किसके आविष्कार से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डी हो जाएगा क्लिनिकल तापमापी, क्लिनिकल थर्मामीटर के आविष्कारक थे थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन दो भौतिक राशियां की इकाई एक ही है? कौन सी दो भौतिक राशियां हैं जिनकी इकाई एक ही है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बल और भार, बल और भार की भौतिक राशियां एक ही है। नेक्स्ट है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? जो बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये ससंजक बल होता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ससंजक बल। नेक्स्ट है CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, क्या सही है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी CO2 को ठोस रूप में शुष्क बर्फ पे कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है नहीं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है सॉलिड CO2, सही है। CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ये CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ये सही है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चतुष्परमाणु होती है फास्फोरस। नेक्स्ट है ग्राफीन होता है, ग्राफीन क्या होता है? ये है कार्बन का
नैनो प्रतिरूप है ग्राफीन। ग्राफीन क्या है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण है। द्रव में ठोस का विलयन का क्या उदाहरण है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पारा में लेड का विलयन। पारा में लेड का विलयन जो है द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरन। आयरन जो है फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? ऊंचाई के साथ कौन सा बढ़ता है या घटता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो है ये ऊंचाई के साथ बढ़ती है और बढ़ता है या घटता भी है। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सेलुलोज व्युत्पन्न बहुलक के कौन से वर्ग से संबंधित है? सेलुलोज जो है व्युत्पन्न बहुलक के कौन से वर्ग से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, अर्ध संश्लेषित बहुलक से वर्ग से संबंधित है सेल्यूलोज। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंटीहिस्टामिन निम्नलिखित में से किसका प्रति अम्ल है? एंटीहिस्टामिन जो है निम्नलिखित में से किसका प्रति अम्ल है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिमेटिडीन। सिमेटिडीन जो है ये एंटीमेन हिस्टामिन का प्रति अम्ल है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचनाएं हैं। कौन सी है? मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचनाएं कौन सी हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वायुकोश। वायुकोश हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट तथा दूसरी के एक्सॉन के मध्य के संयोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिनैप्स। एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट तथा दूसरी के एक्सॉन के मध्य के संयोजन को क्या कहते हैं? तो सिनैप्स कहते हैं, सिनैप्स। नेक्स्ट है, एड्रीनलिन एवं नॉर एड्रीनलिन की क्रिया विधि है, ये क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दूसरे के विपरीत काम करने की इसकी क्रिया विधि है। एड्रीनलिन एवं नॉर एड्रीनलिन जो है एक दूसरे के विपरीत काम करने की क्रिया विधि है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन क्या कहलाता है? केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन क्या कहलाता है? तो ये साइटोकाइनेसिस कहलाता है, साइटोकाइनेसिस। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हवा के परागण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? हवा के परागण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो एनिमोफिली कहा जाता है, एनिमोफिली। हवा के परागण को ये एनिमोफिली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मशहूर उपन्यास जो है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? मशहूर उपन्यास है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इसके लेखक कौन है? तो ये वी.एस. नायपाल हो जाएंगे, वी.एस. नायपाल। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वी.एस. नायपाल। सलमान रुश्दी की अभी अभी एक आत्मकथा लॉन्च हुई है, नाइफ के नाम से, नाइफ, नाइफ के नाम से सलमान रुश्दी की है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? कौन सी रचना जो है फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशिया। विदेशिया, क्योंकि विदेशिया जो है ये भिखारी ठाकुर की रचना है, भिखारी ठाकुर की रचना है विदेशिया। कितने चौराहे, जुलूस, मेलांचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। नेक्स्ट है, गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें कुछ स्मरणीय तत्व भी है, उसको भी देखेंगे एक बार। मौर्य वंश के बारे में दिया गया है। मौर्य वंश के बारे में स्मरणीय तथ्य है। पहला है, मौर्य वंश की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था मौर्य वंश की स्थापना। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो सेंड्रोकोट्स कहा था। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, वृषल शब्द का। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त जो है चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? राजनीति से संबंधित है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी नोट करते जाइएगा आप लोग। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? राजनीति से है। और चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और सेल्यूकस निकेटर क्या था? ये सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, इंडिका जो है पुस्तक
इसकी रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था और इसने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो ये भद्रबाहु से ली थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता था, अमित्र घात के नाम से। और बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है और जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है इसको। और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक है। फिर बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन सा हुआ? ये अशोक है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक है। और 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा अशोक और अपने राज्याभिषेक के समय अवंती का राज्यपाल था। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के समय कहाँ का राज्यपाल था? तो ये अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट है पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक को पुराणों में क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया है। तो फ्रेंड आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स अगर आप सबको मेरी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।